Hello student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 5 the fundamental unit of our life. लेक्चर नंबर 1 में हमें देखा था कि हमारा जो सेल्स है तो वो व्हाट इज़ द सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग टू हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. तो यूनिसेल्यूलर का जो पूरा बॉडी है वो सिंगल सेल से बना हुआ है और मल्टी सेल्यूलर बॉडी में क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी. डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होने की वजह से उनका काम भी क्या होता है, डिफरेंट वर्क होता है. उसी तरह से सेल्स में भी ऐसा होता है कि सेल्स में किसी नंबर ऑफ ऑर्गेन्स होती है और ये ऑर्गेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करती है. तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ. जो एक सेल होता है सिंगल सेल, तो सिंगल सेल्स में कौन सी चीज हाजिर होती है. तो देयर आर 3 फीचर्स. फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, second one is nucleus, and third one is plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. एनवायरनमेंट में जो भी रिएक्शन होती है तो वो सभी रिएक्शन ये तीनों की वजह से ही होती है. ये तीन हाजिर है तो इसलिए एनवायरनमेंट में जो भी इंटरेक्शन होता है वो पॉसिबल होता है. तो हम बात कर सकते हैं एनवायरमेंटल इंटरेक्शन पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स. मतलब कि ये तीनों की सिंगल सेल्स में प्रेजेंट होने की वजह से एनवायरनमेंट में सभी इंटरेक्शन पॉसिबल होता है. तो आज हम डीप में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है. सपोज दिस इज वन सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड कवरिंग आउटर साइड दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक स्पेसिफिसिटी होती है कि किसी भी चीज़ को सेल से बाहर जाना है और आउटर साइड की किसी भी चीज़ को सेल्स के भीतर जाना है. मतलब कि इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ द एनी मटेरियल. तो किसी भी चीज़ को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ती है. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड and outside the cells. किसी भी सेल्स में किसी भी चीज़ को मूवमेंट करनी है, चाहे इनसाइड द सेल्स हो चाहे आउटसाइड द सेल्स हो, तो परमिशन कहाँ से मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करे तो वो चीज़ सेल्स के अंदर जा सकती है. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ना करे तो वो बाहर नहीं जा सकती है या भीतर नहीं जा सकती है. इसके बाद हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की. किसी भी सेल्स को ये दोनों चीज़ की ज़रूरत तो पड़े ना पड़े होती है.
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ता है और ऑक्सीजन को सेल्स में यूज करना पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है ना सेल्स में, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की बात हमने फर्स्ट चैप्टर में की, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारा कोई सेल्स है, ये उनका कोई न्यूक्लियस, ये आसपास साइटोप्लाज्म, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि सेल्स के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट। सेल्स का जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट के हिसाब से सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होता है, मतलब कि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, सेल्स के भीतर के कंपेयर में थोड़ा बहुत कम। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा, मतलब कि हमारा जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, एनवायरमेंट में कम है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से बाहर जाएगा। बात करें ऑक्सीजन की, तो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसका मतलब सीधा ये होता है वैसा वर्षा ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होने से ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर एंटर होगा वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस से ऑक्सीजन सेल्स के इनसाइड जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउटसाइड द सेल्स। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, आपको तो मालूम नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इन प्लेस वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की सेल्स के अंदर और बाहर की जो मूवमेंट है, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर वाटर के प्लेस पे कोई गैस होगा तो गैस की सेल्स के अंदर और बाहर की जो मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सिमिलर रही है, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में गैस होता है, गैस मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर और बाहर मूवमेंट करते हैं, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर और बाहर मूवमेंट करते हैं। तो चलो कुछ देख लेते हैं ऑस्मोसिस की बात। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो आपको समझ आ गई होगी, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा सेल है और ये एनवायरनमेंट है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ये लाइन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर करो। सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, सेल्स में से एनवायरनमेंट में। सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, कम। एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट सेल्स में से एनवायरनमेंट में होगी और ऑक्सीजन की मूवमेंट एनवायरनमेंट में से सेल्स में होगी। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो भी मूवमेंट होती है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये मूवमेंट में गैस पार्टिकल्स पार्टिसिपेट होना चाहिए। अगर वाटर पार्टिकल है तो वाटर पार्टिकल भी उसी तरह से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करता है, लेकिन वाटर पार्टिकल की जो मूवमेंट है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। चलो आप एक बात समझो,
इसमें मैंने 50 ml वाटर लिया और ये ग्लास में मैं 100 ml वाटर लेता हूँ। तो ये दोनों ग्लास में से कौन से ग्लास में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है? तो आप बोलोगे ग्लास नंबर 2 में। चलो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। दोनों में 50 ml वाटर, 50 ml वाटर लिया है और दोनों में मैं ऐड करता हूँ 1 स्पून सॉल्ट, हियर 2 स्पून सॉल्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू सॉल्ट, तो नंबर 1 और 2 में कौन से ग्लास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे सेकंड नंबर में, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन। और ये ग्लास का कॉन्सेंट्रेशन है लो अकॉर्डिंग टू सेकंड। ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका मतलब ये होता है कि शायद इसमें जो पानी है ना, वो पानी की अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, मतलब कि उनमें पानी की जो अमाउंट है वो क्या है? वो कम है, सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा है। तो सेम इसी तरह से वहाँ इधर सॉल्ट की अमाउंट क्या होगी? कम होगी। तो जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्ट। तो उसी तरह से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आवर वाटर। मतलब कि जो होल फंडा है ना, होल फंडा आपको पूरा वाटर कंसीडर करना है कि हम 50 ml में 1 स्पून सॉल्ट का ऐड करते हो और 50 ml वाटर में 2 स्पून सॉल्ट ऐड करते हो, तो जो दो सॉल्यूशन मिलता है तो ये दोनों सॉल्यूशन में ये वाला सॉल्यूशन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट है वो इसमें क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या है? कम है। तो सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन है तो उससे ऑपोजिट वाटर का प्रोपोर्शन होगा। जिस कंटेनर में सॉल्ट ज्यादा होगा उस कंटेनर में वाटर पार्टिकल्स क्या हो गए? थोड़े बहुत कम हो गए। प्योर वाटर पार्टिकल्स क्या हो गए? कम हो गए। और जिस कंपार्टमेंट में सॉल्ट का अमाउंट कम होगा तो इसमें क्या होगा? वाटर पार्टिकल थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। ये बात अच्छी तरह से समझना है। आप चाहे तो अपना वीडियो रिपीट करके भी समझ सकते हो। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर का अमाउंट कम होता है, लेस होता है, तो इसे हम बोलते हैं लेस। और लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का वाटर अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर हम ये दोनों सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन नंबर 1 है उसे बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये हाइपोटोनिक कंपैरेटिवली है। कौन से कंपैरिजन में? तो नंबर सेकंड के साथ। नंबर 1 की कंपैरिजन हम नंबर सेकंड से करें तो नंबर 1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नंबर 2 के कंपेयर में लो है, इसीलिए नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। और नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो नंबर 1 के कंपेयर में हाई कॉन्सेंट्रेशन रखता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। तो ये हुई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों कंपैरेटिवली बात है। हम एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंसीडर कर सकते हैं। चलो हम बात करते हैं कि हमारा कोई सेल्स है, every cell consists cytoplasm। ये है पूरा सेल्स एनवायरनमेंट, तो इसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट।
अगर एनवायरमेंट में हाइपोटोनिक टाइप का कोई सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये कौन सा होगा? तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कंपेयर में हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक है तो सेल्स के भीतर जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, मतलब मोर। तो इनसाइड वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लेस, बिकॉज ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लेस है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर लेस है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेगा, मतलब एनवायरमेंट में से वाटर सेल्स के अंदर एंटर हो गए, क्योंकि एनवायरमेंट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, तो हायर अमाउंट ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड द सेल्स। तो सेल्स में ज्यादा पानी एंटर होने से हमारा जो पूरा सेल होगा, तो एज अ रिजल्ट जो सेल्स क्या होगा? स्वेल अप होगा, मतलब जो सेल्स है तो वो सेल्स क्या करेगा? बड़ा होगा, मतलब सेल्स की साइज इंक्रीज होगी। चलो दूसरी बात करते हैं। ये हमारा सेल्स है, तो सेल्स के भीतर कुछ साइटोप्लाज्म होगा, तो वो सेल्स के एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो सेल्स के भीतर कौन सा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ वाटर लेस, अमाउंट ऑफ वाटर लेस, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ वाटर मोर। तो मोर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर लेस कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है, मतलब सेल्स में से वाटर एनवायरमेंट में मूवमेंट करेगा वाया दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करता है। तो सेल्स के भीतर से वाटर बाहर जाता है, मतलब कि हमारा जो सेल होता है ना, तो एज अ रिजल्ट हमारा सेल श्रिंक होता है, मतलब सिकुड़ जाता है। अगर हम बात करें तीसरे कंडीशन की, थर्ड कंडीशन, कि ये कोई हमारा सेल है, ये साइटोप्लाज्म और ये है सेल्स का एनवायरनमेंट। अगर ये सॉल्यूशन और एनवायरनमेंट में जो भी सॉल्यूशन है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो वाटर अंदर से बाहर भी नहीं जाएगा और बाहर से अंदर भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम कॉन्सेंट्रेशन है। 50 ml वाटर प्लस 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, 50 ml वाटर प्लस 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, मतलब कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? सेम हो गया। तो जब भी दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो ये दोनों सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन डेफिनेशन हुई, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दोनों सॉल्यूशन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। एक्टिविटी 5.3, यस।
एक्टिविटी 5.3 में आपको क्या लेना है, एक एग्स लेना है। तो एग्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एग्स का जो आउटर शेल होता है ना, वो CaCO3 से बना होता, कैल्शियम कार्बोनेट का बनाया होता। तो ये शेल को रिमूव करने के बाद एक स्किनी टाइप सरफेस आती है, स्किनी सरफेस, ये हम एग स्किन भी बोल सकते हैं। और ये स्किन के भीतर कुछ यॉक होता है, मतलब कि जो एग्स के भीतर जो भी लिक्विड होता है ना, इसे हम यॉक बोलते हैं। तो यॉक होता है, जो आउटर सरफेस है वो थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट का कवच के भीतर एक स्किनी सरफेस होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो वो सॉफ्ट होने की वजह से आउटर सरफेस नेचुरली क्या होती है, थोड़ी बहुत हार्ड होती है। तो आपको ये एग्स को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल HCl का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें डुबाना है, मतलब कि HCl के सॉल्यूशन में रखना है। और ये आउटर शेल है ना, उसको रिमूव करना है, मतलब कि ये ब्लैक वाला पोर्शन है वो पूरे और क्या हो जाएगा, HCl में डिजोल्व हो जाएगा। तो अब हमारा शेल जो एग्स है वो क्या हो गया, डी शेल एग, ऐसा अंडा कि जिसमें कोई शेल नहीं है, मतलब कि जो आउटर शेल है वो क्या हो गई है, रिमूव हो गए। बाद में ये डी शेल एग को आपको 2 अंडा लेना है, 2 अंडा, दोनों को क्या करना है, HCl में डुबा देना है। HCl में डुबा देने के बाद क्या होगा कि ये आउटर शेल कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी हुई है वो पूरी क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। और एक अंडे को आपको वाटर में रखना है और दूसरा अंडा को आपको सॉल्ट वाटर में रखना है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो अंडा वाटर में है ना, उनकी साइज आप देखोगे इंक्रीज होगी, और जो अंडा सॉल्ट वाटर में या शुगर वाटर में हमने डिजोल्व किया है वो सिकुड़ जाएगा, मतलब वो क्या होगा, श्रिंक होगा। और ये क्या होगा, स्वेल होगा। स्वेल और श्रिंक दोनों अपोजिट वर्ड। तो डी शेल एग को हम वाटर में रखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वाटर है वो एग्स के अंदर एंटर होता है। और सॉल्ट वाटर में रखने से क्या होता है कि जो एग्स वाला जो वाटर है ना, एग्स का जो वाटर वो भी एनवायरनमेंट में कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 5.4। वो तो आप घर पे ही कर सकते हो। ड्राई रेजिन्स लेना है 4-5। तो चलो ये मैंने लिया ड्राई रेजिन्स, सूखी द्राक्ष बोलते हैं। थोड़े टुकड़े को H2O में और कुछ टुकड़े को सॉल्ट वाटर में हम ऐड करेंगे। तो जो रेजिन्स को हमने H2O में रखा है उनकी साइज अपनी ओरिजिनल साइड से ज़्यादा होगी, और जिस रेजिन को हमने सॉल्ट वाटर में रखा है तो उनकी साइज जो ओरिजिनल साइज है ना उससे भी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि H2O जो हमारा रेजिन्स का टुकड़ा है या रेजिन्स है तो रेजिन्स के अंदर एंटर होता है,
बाहर एनवायरनमेंट में से, इसीलिए जो रेजिन्स की साइज होती है वो इंक्रीज होती है। और सॉल्ट वाटर में रखने से रेजिन्स के भीतर जो भी वाटर पार्टिकल है वो कहाँ आते हैं, वो बाहर आते हैं। मतलब कि जैसे हमारा बबल्स में से एयर रिमूव होती है तो बबल्स जैसे श्रिंक हो जाता है, उसी तरह से हमारी जो रेजिन्स है तो रेजिन्स में से वाटर रिमूव आप करोगे तो क्या हो जाएगी, उनकी साइज स्मॉल हो जाएगी। तो ये रेजिन्स को आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो उनकी साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो ऑस्मोसिस, वाटर का क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। मतलब कि वाटर एनवायरनमेंट में से वो आउटर है तो उसमें एंटर होगा। और ये हमारी जो रेजिन्स है तो रेजिन्स में से सॉल्ट वाटर रखने से क्या होगा कि रेजिन्स का जो इनसाइड जो वाटर है वो वाटर बाहर आएगा। मतलब कि जो हमारी रेजिन्स है वो पूरी की ओर सिकुड़ जाएगी। तो ये थी ऑस्मोसिस की बात। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के भीतर एंटर होते हैं और सेल से बाहर निकलते हैं। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो वो भी आज आपने सीखी। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बातें सीखेंगे न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में और डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू।